नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, कहा जाता है कि भाषाएं संचार एवं अभिव्यक्ति का साधन होती हैं और इसी भाषा को लेकर हाल ही में विवाद हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, लैंग्वेज पैनल रिकमेंडेशन एंड ए फ्रेश हिंदी इम्पोजिशन रो। तो आज के इस डिस्कशन में हम जानेंगे कि खबर क्या है, इस लैंग्वेज पैनल के बारे में जानेंगे और इसने क्या सिफारिशें प्रदान की हैं या क्या सिफारिशें बताई हैं, हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। हम साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जो राजभाषा को लेकर विवाद बना हुआ है उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है। साथ ही साथ इसके अलावा हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है। चलिए आज के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य ही करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर देख लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता वाली राजभाषा की समिति की रिपोर्ट का 11वां खंड, जिसे 9 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपा गया था, उस रिपोर्ट को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई है। उन्होंने कहा है कि संघ सरकार गैर हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपने का कुत्सित प्रयास कर रही है। हालांकि समिति के सदस्यों ने तर्क दिया कि उनका ये रिएक्शन गलत है, क्योंकि रिपोर्ट की कथित सामग्री पर मीडिया रिपोर्ट जो सामने आई है वो भ्रामक थी। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति जी को सौंपी गई रिपोर्ट गोपनीय है। अब आइए जानते हैं कि अमित शाह जी के नेतृत्व वाला ये भाषा पैनल क्या है। राजभाषा विभाग के अनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 में की गई व्यवस्थाओं के परिणाम स्वरूप संसद की राजभाषा समिति अस्तित्व में आई है और इस समिति का गठन 1976 में अधिनियम की धारा 4 के तहत किया गया था। समिति में संसद में 30 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं। इस समिति का कार्य यह होता है कि वह संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के उपयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करे कि हिंदी भाषा में कितनी प्रगति हुई है, उसकी जो रिपोर्ट है उसकी समीक्षा करे, उसका रिव्यू करे तथा आवश्यक सिफारिशों के साथ इसे राष्ट्रपति को सौंप दे। समिति का नाम थोड़ा सा भ्रामक है साथियों। ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य संसदीय पैनल के विपरीत संसद की राजभाषा समिति का गठन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है और यह संसद की समितियों की तरह अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत नहीं करती है, ये राष्ट्रपति को ही प्रस्तुत करती है। अब आइए जानते हैं कि ये जो पैनल का गठन किया गया है इसकी नवीनतम रिपोर्ट की सिफारिशें क्या क्या है। तो हालांकि मीडिया में कुछ सूत्रों के जरिए से ये पता लगा है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि रिपोर्ट पूरी तरीके से गोपनीय है, लेकिन फिर भी कुछ करीबी सूत्रों के अनुसार मीडिया के माध्यम से हमको कुछ चीज़ें पता चली हैं, तो आइए उन्हीं को हम जानने की कोशिश करते हैं। समिति के करीबी सूत्रों के अनुसार इस रिपोर्ट में लगभग 100 सिफारिशें हैं। हिंदी भाषी राज्यों के IIT, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और IIT का फुल फॉर्म शायद आप जानते ही होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे इंजीनियरिंग का मक्का भी कहा जाता है, और केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। इस पैनल में भाजपा का जो सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व हमको देखने को मिलता है। अधिकांश सदस्य सत्तारूढ़ दल के हैं। साथ ही साथ इसमें बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, जदयू, शिवसेना, लोजपा, आप और TDP के भी सांसद शामिल हैं। प्रशासन में संचार के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी होनी चाहिए। पाठ्यक्रम को हिंदी में पढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। जो करिकुलम है उसको भी हिंदी में पढ़ाया जाए, ऐसा सूत्रों के माध्यम से हमको पता चल रहा है, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान में निचली अदालतें पहले से ही हिंदी का उपयोग करती रही हैं। जो हमारा काऊ बेल्ट है जिसे कहा जाता है, उसमें जो निचली अदालतें हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, वो पहले से ही हिंदी का उपयोग कर रही हैं। एक सूत्र के अनुसार ये पता चला है कि अन्य राज्यों में उच्च न्यायालय, जहां कार्यवाही अंग्रेजी या एक क्षेत्रीय भाषा में भी दर्ज की जाती है, वो उच्च न्यायालय हिंदी में अपना अनुवाद उपलब्ध करा सकती है, क्योंकि अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों के फैसले जो होते हैं वो अक्सर राज्य के सभी अदालतों के फैसले में उद्धृत होते हैं। जैसे अगर हमारे यहाँ लखनऊ हाई कोर्ट ने कुछ कह दिया है
तो वो एक अभिलेख न्यायालय की तरह माना जाता है, जो हाई कोर्ट भी होता है, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट आप शायद जानते होंगे। तो उस फैसले का अनुसरण निचली अदालतें करती रहती हैं। पैनल ने केंद्र सरकार के उन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को गंभीरता से लिया है जो हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी का उपयोग नहीं करते हैं, उन पर गाज गिर सकती है। सूत्रों के अनुसार पैनल चाहता है कि राज्य सरकारें उन अधिकारियों को चेतावनी दें कि हिंदी का उपयोग करने में जो उनकी अनिच्छा है वो उनके वार्षिक प्रदर्शन आकलन रिपोर्ट में भी दिखाई देनी चाहिए। यह समिति की जिम्मेदारी और भूमिका होती है कि आधिकारिक संचार में हिंदी भाषा को और बढ़ावा दिया जाए और इस संबंध में सिफारिशें की जाए। संचार जिसमें कि पत्र और ईमेल, भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र, सरकार और उसके विभागों द्वारा आयोजित कार्यक्रम शामिल हैं, वो भी हिंदी में होने चाहिए। आधिकारिक पत्रों और निमंत्रणों में भाषा को सरल बनाने के लिए विशेष प्रस्ताव इसमें किए गए हैं। सूत्रों ने कहा है कि सिफारिशों का सार कुल मिलाकर ये है कि आधिकारिक संचार में अंग्रेजी भाषा के उपयोग को कम किया जाए और हिंदी के उपयोग को बढ़ाया जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाली कई सरकारी नौकरियों में हिंदी का ज्ञान होना वो अनिवार्य कर दिया जाएगा। अब आइए जानते हैं ये जो सिफारिशें हमारे सामने मौजूद हैं, अगर ये सत्य भी हैं तो क्या ये देश भर में प्रत्येक राज्य सरकार और उसके संस्थानों और विभागों के लिए आवश्यक है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कई दलों के सदस्य भी शामिल हैं, तो बीजेपी के जो वरिष्ठ सांसद हैं और समिति के उपाध्यक्ष हैं भृतहरि मेहताब साहब, उनके अकॉर्डिंग ये पूरे देश के लिए आवश्यक नहीं है। केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों की प्रतिक्रिया जो हमको सामने देखने को मिली है, और उनके द्वारा समय समय पर जैसे ही हिंदी के उत्थान के लिए कुछ कार्य किया जाता है तो लगातार उन लोगों के द्वारा विवाद भी किया जाता है। तो ऐसे में जो उनकी प्रतिक्रिया है वो भ्रामक सूचना पर आधारित प्रतीत होती है, क्योंकि समिति की सिफारिशों पर सामने आई कुछ रिपोर्ट क्या है भ्रमित करने वाली थी। तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों को राजभाषा अधिनियम 1963 और नियमों तथा विनियमों 1976 के अनुसार छूट प्रदान की गई है। ये जो कानून इसके जरिए सामने आएगा वो केवल ए श्रेणी के राज्यों में लागू किया गया है जिनकी आधिकारिक भाषा हिंदी है। श्रेणी ए में बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप शामिल है। श्रेणी बी में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, आइए उनको भी जान लेते हैं। उसमें है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ़। दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी बी में सम्मिलित किए जाते हैं। अन्य राज्य जहां हिंदी का उपयोग 65% से कम है उनको श्रेणी सी के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। समिति ने सुझाव दिया है कि ये राज्यों में हिंदी 100% उपयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये राज्यों में जो भी IIT हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, जबकि अन्य राज्यों में क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सरकारी विभाग में हिंदी के प्रयोग पर मेहताब साहब ने कहा कि रक्षा और गृह मंत्रालय में हिंदी का प्रयोग 100% है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। जो डिफेंस मिनिस्ट्री है और जो होम मिनिस्ट्री है उसमें हिंदी का प्रयोग 100% हो रहा है, लेकिन एजुकेशन मिनिस्ट्री अभी इस स्तर तक नहीं पहुंची है। समिति के पास भाषा के उपयोग का आकलन करने के लिए कुछ मानदंड थे और यह पाया गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, BHU और AMU सहित कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हिंदी का उपयोग केवल 25 से 35% देखने को मिलता है, जबकि इसे 100% होना चाहिए था। अब आइए जान लेते हैं कि राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। जैसे यहाँ पे 17 लिखा है तो वो इसी तरीके से लिखा जाएगा। जो हमारे यहाँ का स्वरूप है इस टाइप वाला 1 2 3 और उसके बाद 4 हो सकता है, कई दिन हो गया है मैं ही भूल गया हूँ। ठीक है, इस तरीके के अंकों का स्वरूप नहीं चलेगा।
ये जिस तरीके का मॉडर्न स्वरूप हम लोग लिखते हैं तो उसी तरीके से देखने को मिलता है। अनुच्छेद 351 के अकॉर्डिंग, वैसे पूरा विस्तार से हम लोग अपने पॉलिटी के सेक्शन में इसको जानेंगे, 343 से लेकर 351 तक कई सारे प्रावधान और समितियों का गठन वो भी है हमारे यहाँ। तो हम यहाँ पर करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। ये संघ की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 351 के अनुसार एक हिसाब से कह सकते हैं कि ये डीपीएसपी है, जो कि भाग 4 से बाहर है। अब आइए जान लेते हैं 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं शामिल की गई हैं। संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं हैं और मूल रूप से इसमें 14 ही भाषाएं शामिल थी। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसको, असमिया है, बंगाली है, बोडो है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये इतना महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है। महत्वपूर्ण ये है, सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के जरिए 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को 71वें संविधान संशोधन के जरिए, इस तरीके से 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में बोडो, डोगरी और मैथिली भाषा तथा संताली भाषा को जोड़ा गया था। अब आइए जान लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसको लेकर भ्रम रहता है लोगों में, राजभाषा क्या है एवं राष्ट्रभाषा क्या है। तो हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी के अलोंग हमारी इंग्लिश भी क्या है, राजभाषा ही है, समझ लीजिए अभी के लिए। और राष्ट्रभाषा जो है भारत सरकार की या भारत की कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजभाषा क्या है, एक संवैधानिक शब्द है। संविधान सभा की स्वीकृति से 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया था। राजभाषा का सीधा अर्थ ये होता है साथियों कि राजकाज अर्थात शासन प्रशासन की भाषा, जबकि राष्ट्रभाषा स्वाभाविक रूप से सृजित शब्द है। अतः राजभाषा जो है वो प्रशासन की भाषा है तथा राष्ट्रभाषा जनता की भाषा है। समस्त राष्ट्रीय तत्वों की अभिव्यक्ति राष्ट्रीय भाषा में होती है, जबकि प्रशासनिक अभिव्यक्ति वो सिर्फ और सिर्फ राजभाषा में होती है। राजभाषा के प्रयोग का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि राष्ट्रभाषा का प्रयोग का क्षेत्र इतना व्यापक होता है कि उसका व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई देता है। अब ऐसे में जान लेते हैं कि आगे की राह क्या हो सकती है, ताकि किसी को जो है कोई चीज खराब ना लगे। यही हमारा साथ ही साथ क्या होता है, निष्कर्ष होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक भाषाई विविधता वाला देश है। यूनेस्को ने इसे दुनिया में सर्वाधिक भाषाई विविधता वाला देश कहा है। तकरीबन 1500 से 1600 भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि धर्म के बाद जो भाषा है वो सर्वाधिक संवेदनशील मुद्दा है। अब कोई अपने तरफ से तर्क और भी दे सकता है, सर जाति हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। तो एक बात तो ये है कि भाषा भी क्या है, एक संवेदनशील मुद्दा है। तो ऐसे में जो है अगर सरकार कोई भाषा थोपने का प्रयास करती है तो निश्चित रूप से उस पर विवाद होना तय है। तो ऐसे में सरकार को लोगों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील तथा उदार होना चाहिए। लोगों पर किसी एक भाषा को जबरदस्ती थोपने के किसी भी प्रयास को रोका जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ साथियों कि आपको काफ़ी कुछ जानने सीखने को मिला होगा, और आपसे पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।